गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। जैसे कि जो पार्ट के नाम से स्पष्ट है कि इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में तो अपने क्या पढ़ते हैं, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, और दूसरे में पढ़ते हैं इनके गुण, जो सभी तत्व होते हैं उनके गुण। अब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर एलिमेंट बने तो एलिमेंट क्या होंगे, उनको व्यवस्थित करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, अगर अपने घर पे बैठे रहते हैं तो अपने कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, तो अपने ढूंढने में कितनी दिक्कत आती है। और वही कपड़े एकदम तरीके से जचे हुए रहते हैं, अगर ऊपर टी शर्टें फिर पैंट शर्ट ऐसे है ना, तो अपने बहुत आसानी रहती है। उसी टाइप से अगर अपने पास एलिमेंट तत्व क्या रहेंगे, अस्त व्यस्त रहेंगे, तो फिर क्या होगा, अपने तत्वों को ढूंढने में उनकी गुण, प्रॉपर्टी और भौतिक सब चीज़ें अलग अलग हो जाएगी और अपने को बहुत सारी परेशानी होगी। क्या हो अगर अपने समान गुण वाले तत्व एक साइड रख दें और एक ही गुण वाले तत्व एक साइड रख दें, ठोस वाले तत्व एक तरफ रख दें, द्रव वाले तत्व एक तरफ रख दें, गैसें अलग तरफ रख दें, तो क्या होगा। इस तरह से क्या करते हैं कि अपने सभी तत्वों को एक क्रम में जचा सकते हैं। क्लियर। अब क्या हुआ, अब स्टार्ट हुआ कि जो अपने पास तत्व थे उनको अरेंज करने का, एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज करने का क्रम चला। क्लियर। तो सबसे पहले डोबेराइनर आया और डोबेराइनर ने एक नियम दिया जिसे बोलते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। इस नियम के अनुसार क्या हुआ कि अपने कुछ तत्व लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, अपने नहीं डोबेराइनर ने लिए थे। डोबेराइनर ने कहा कि ये जो त्रिक होता है इनके सभी के गुण सेम होते हैं और इनका जो भार होता है, ठीक है, इनका भार, जो मध्य वाले भार, जो एटम होगा, जो मध्य वाला एटम होगा, उन सभी का एवरेज होगा। मान लो इसका 7 है और पोटेशियम का कितना है 39, तो टोटल कितना हो गया 46। तो बीच वाले का भार क्या होगा, इनका औसत होगा 23। सिंपल। इस तरह से इसने क्या किए, छोटे छोटे 3-3 के ग्रुप बनाए, जिसे कहते हैं डोबेराइनर का त्रिक का नियम। इस नियम के अनुसार त्रिक में बीच वाले तत्व का भार दोनों तत्वों का क्या होता है, औसत होता है। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे त्रिक बनाए और त्रिक के हिसाब से इसने क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डोबेराइनर ने तीन तत्वों का समूह बनाया जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार दोनों तत्वों का औसत होता है, औसत होता है। इसे डोबेराइनर का त्रिक का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोबेराइनर का त्रिक का नियम कहते हैं। तो इसने इस हिसाब से क्या किए, तत्वों को व्यवस्थित करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। अब क्या हुआ कि इसने देखा कि ये जो तत्व हैं इनके गुण लगभग क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं। बस इसने इतना ही बताया। पर ज़्यादातर तत्वों में क्या देखा गया कि असमान गुणों वाले तत्व भी क्या हो गए, मिक्स हो गए। कौन से, जिनके गुण समान नहीं थे उनके भी क्या हो गए, मिक्स हो गए। इसलिए इस
सिद्धांत को क्या होता है कि स्टार्टिंग माना जाता है तत्वों के वर्गीकरण में। क्लियर? तो सबसे पहला रूल कौन सा था? डोबेराइनर का अतिरिक्त नियम। इसने डोबेराइनर ने क्या किया, 3 तत्व लिए और बीच वाला तत्व का जो वेट होता है दोनों का क्या होता है, औसत होता है। अब है अपने पास न्यूलैंड का अष्टक का नियम। दूसरा न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ये बहुत ही फनी सा है। ये कहता है कि जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बाद में वापस क्या आ जाता है, सा आ जाता है ना। देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, सा से लेकर धा तक, और 7वें के बाद वापस क्या आ जाता है, पहला आ जाता है। तो न्यूलैंड ने कहा ऐसे समूह बनाए 7-7 के, और 7 के बाद जो नेक्स्ट तत्व आएगा वो पहले वाले के गुण के समान होगा। इसे बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक का नियम। क्या बोलते हैं? न्यूलैंड का अष्टक का नियम। बहुत ही आसान है, इसमें अपने लिख लेंगे। इस नियम के अनुसार न्यूलैंड ने, इस नियम के अनुसार न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है? और क्या इस व्यवस्था में प्रथम तथा 8वें तत्व के गुण समान होते हैं। क्लियर? जैसे संगीत में पहले सुर तथा 8वां सुर समान होता है। पहले सुर तथा 7वें के बाद का सुर समान होता है। काफ़ी आसान है बच्चों ये। ठीक है? और इसमें क्या कर सकते हैं अपने, बहुत ही आसानी से सबको याद रखा जा सकता है। अपने पास कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। यहाँ तत्व है और यहाँ परमाणु भार। सबसे पहले बेरिलियम कितने नंबर पर? 4 पर। 5 नंबर पर क्या आएगा? बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ये अपने पास कितने हो गए? 7 तत्व हो गए। कौन से हो गए? 7 तत्व हो गए। क्लियर? अब इसके अंदर ध्यान रखना है कि अपने अक्रिय गैसों को नहीं लेते। किसको नहीं लेते? अक्रिय गैसों को नहीं लेते। तो अक्रिय गैस काट देंगे तो एक ऊपर हो चला जाएगा। ठीक है? तो ये देखते हैं, यहाँ पर अपने लिख देते हैं कि
अक्रिय गैसों की खोज उस टाइम हुई नहीं थी, ठीक है। तो अपने पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अपने पास क्या है, तत्व हैं, ठीक है। इनके परमाणु भार अभी लिख लेते हैं अपने। लिथियम के बाद क्या आएगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, लिथियम पड़ता है 3 नंबर पर, तो इसका 7, 8, बोरॉन 10, 12, 14, 16 और 18। तो इसके बाद 7 ही ये हैं। न्यूलैंड कहता है 7 तत्वों के बाद नेक्स्ट जो तत्व आएगा उसके गुण और पहले के गुण क्या होंगे, समान होंगे। तो देख लेते हैं, सोडियम, ये तत्व आ गया। इसके बाद सोडियम और लिथियम के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर क्या आएगा सोडियम के बाद में, 11 के बाद में 12 पर मैग्नीशियम आएगा, क्लियर। फिर क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। फिर क्या आएगा, कार्बन के बाद, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आएगा, फास्फोरस, सल्फर। तो इन सभी के गुण क्या होते हैं, समान। देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर 8वां। पहले और 8वें के गुण समान, पहले और 8वें के गुण समान होते हैं, क्लियर है बच्चों। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक का नियम। इस तरह से क्या किया इसने, लगभग सभी आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण किया। और इसमें कमी ये थी कि इसने समूह बनाए, क्लियर। पर समूह में क्या है, देखो, क्लोरीन गैस है, सल्फर ठोस है, फास्फोरस अलग है, एल्यूमिनियम धातु है, उनको एक वर्ग में रख लिया। यानी असमान धातुओं को भी अपने क्या, असमान तत्वों को भी एक वर्ग में रख लिया। सबसे बड़ी कमी इसकी ये थी। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक का नियम, और ये नियम बनाया था परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। अब बात करते हैं मेंडलीफ। किसकी बात करते हैं, मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने क्या किया था, सबसे पहले तरीके से, तीसरा है अपने पास मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव नाम का वैज्ञानिक था। इसे क्या करते हैं, आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक। अब आपसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन माना जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन माना जाता है, वो है अपने पास मोजले। कौन सा होता है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, उसे मोजले ने दिया था, क्लियर। अब क्या होता है कि मेंडलीफ ने क्या किया, सबसे पहले तरीके से और व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी को जचाया था, तरीके से और व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी को जचाया था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि आवर्त सारणी का जनक, ठीक है। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम लिख देते हैं यहां पर, आवर्त नियम। अब इसने जो तत्वों को जचाया वो किसके हिसाब से जचाया था, परमाणु भार के क्रम में। किसके, परमाणु भार के क्रम में। तो इसमें लिखेंगे मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, कौन से, भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु भार के, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं।
होते हैं। आवर्ती फलन क्या होता है भाई? आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर या वर्ग में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गुणों में क्या परिवर्तन आता है? क्लियर? रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण। ये था मेंडलीफ का आवर्त नियम। क्लियर? इसने क्या किया कि सबसे पहले तत्वों को एक बढ़िया क्रम में और व्यवस्थित रूप से जचाना स्टार्ट किया, अरेंज करना स्टार्ट किया था। क्लियर? इसलिए इसे क्या बोला जाता है? आवर्त सारणी का जनक बोला जाता है। अब क्या होता है, इसकी कुछ कमियां थी, ये फेल क्यों हुआ? तो इसकी कमियां अपने लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, उतना ही पढ़ेंगे जो अपने काम का है। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमी क्या थी? जो पहली जो कमी थी सबसे बड़ी, वो थी हाइड्रोजन की स्थिति या हाइड्रोजन का स्थान। देखो, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं था। हाइड्रोजन के गुण क्या मिलते हैं? हैलोजनों से भी मिलते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं वो हैलोजन होते हैं, और क्षार धातुओं से भी मिलते हैं। ठीक है? इस कारण क्या हुआ कि इसका जो स्थान था वो फिक्स नहीं हो पाया। ठीक है? इसको कहाँ रखें? ये क्या होता है, ये नटखट तत्व माना जाता है आवर्त सारणी में, इसलिए इसका स्थान क्या रखना बहुत मुश्किल है। ये लिख देते हैं, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान स्पष्ट नहीं था। जो दूसरी कमी थी वो है समस्थानिकों का, समस्थानिकों का स्थान। तो देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन के भी आइसोटोप है, क्लोरीन के आइसोटोप है, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनके क्या है, समस्थानिक है, जिनका स्थान समान होता है। और इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के बारे में कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं था, कुछ ज़्यादा वर्णित नहीं था। क्लियर? इसलिए ये आवर्त सारणी ने समस्थानिकों के स्थान के बारे में कुछ ढंग से नहीं बताया। तो यहाँ लिख देते हैं, इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान स्पष्ट नहीं था। ठीक है? अब ये अपने पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक दो कमियां और है, वो भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? और वो है अपने पास कि भाई मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या किया, जो असमान गुण वाले, कौन से असमान गुण वाले तत्व भी क्या रख दिए, साथ में रख दिए, जबकि ऐसा नहीं होता, और समान गुण वाले तत्व अलग अलग बिखेर दिए। ये सबसे बड़ी कमी थी। क्लियर? और क्या छोटे छोटे पेयर बना दिए, युग्म बना दिए, असमान गुण वाले अलग युग्म बना दिए। ये छोटी छोटी कमियां थी, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब ये जो आवर्त सारणी आती है इसे क्या बोलते हैं, मोजले की आवर्त सारणी। क्या बोला जाता है बच्चों? मोजले की आवर्त सारणी। ठीक है? मोजले की आवर्त सारणी। और ये 4th पॉइंट है, इसे बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? सारणी मोजले ने दी थी। मोजले ने दी थी। ठीक है? इसलिए इसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। क्लियर? इसका नियम था कि इसने जो तत्वों को जचाया वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, यानी बढ़िया तरीके से। तो ये नियम क्या है?
कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। फलन होते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं। क्लियर? आवर्त सारणी में देखो, इस आवर्त सारणी में क्या है, ये ऊपर से नीचे होते हैं, इसे बोलते हैं वर्ग। कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। ये 1 से लेकर 18 तक। ठीक है? इस आवर्त सारणी में सारणी में 18 वर्ग हैं। और आवर्त कितने? 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं, तथा 7 आवर्त है। क्लियर है बच्चों? कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। आसानी से याद रह जाएंगे। अब देखो, जो सबसे ऊपर वाला है अपने पास, कौन सा सबसे ऊपर वाला? ये, इसमें कितने तत्व हैं? 2 ही तत्व होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त। आवर्त होता है बाएं से दाएं। लिख देता हूं, आवर्त क्या होता है? आवर्त होता है बाएं से दाएं। याद रखना, आवर्त क्या है? बाएं से दाएं। ठीक है? और वर्ग होता है ऊपर से नीचे। क्लियर? जो पहला आवर्त होता है उसमें कितने तत्व हैं? सिर्फ 2 ही तत्व हैं, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? अति लघु आवर्त। याद रह जाएगी बात? ठीक है। अब ये पहला हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कितने तत्व आते हैं? 1 2 और 6, ये 8 आते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं लघु आवर्त। लघु आवर्त। दूसरे में और तीसरे में दोनों को बोलते हैं, दूसरे और तीसरे को क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। ठीक है? अब बात करते हैं चौथे आवर्त और 5वें आवर्त में। इसमें कितने आते हैं? 10 ये बीच में आ गए। ठीक है? तो कितने हो गए अपने पास? 2 और 10 12 और 6 18। तो इन्हें बोलते हैं दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त। कितने? कौन से को? चौथे और 5वें को। क्लियर है बच्चों? चौथे और 5वें को अपने क्या बोला जाता है? दीर्घ आवर्त। अब बात करते हैं छठे और 7 नंबर की। इसमें ध्यान से देखो, 57 से क्या लिखा हुआ है? 71 लिखा हुआ है, और 89 से 103 लिखा है। 57 से 71 यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम होती है। ये खुल जाएगा पूरा, फिर पीरियोडिक टेबल सही नहीं बनेगी। तो ये कितने? 57 से 71 मैंने बार लिख दिए, 89 से 103 मैंने बार लिख दिए। ये 14 तत्व हैं। कितने हैं? संख्या में 14। तो कितने हो गए अपने पास? 2 और 14 16 और 10, टोटल 32 हो गए। क्लियर? तो इन्हें बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। क्या बोला जाता है? अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त बोला जाता है। ठीक है? तो सबसे छोटे वाला अति लघु आवर्त, सबसे बड़े वाला अति दीर्घ आवर्त, क्योंकि लघु में 2 आते हैं और दीर्घ में कितने आते हैं? अति में 32 आते हैं। लघु आवर्त जिसमें 8 आते हैं, और दीर्घ आवर्त जिसमें कितने आते हैं? बताओ बच्चों। दीर्घ आवर्त जिसमें आते हैं अपने पास 18 आते हैं। क्लियर? बहुत आसान है। ये इंट्रोडक्शन था आवर्त सारणी का, और बहुत ही आसान है। अब बात आती है कि भाई अपने पास इसके टाइप हो गए, इसमें आपको पता चल गया कितने आवर्त है, कितने वर्ग हैं, ये सब पता चल गया। ठीक है? अब क्या होता है, आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। इसके बाद अपने करते हैं कि ये जो तत्व है, देखो ये 100 से ज़्यादा वाले तत्व होते हैं ना अपने पास, 104,
इनके नाम लिख रखे हैं, पर हुआ क्या कि परमाणु संख्या 100 के बाद वाले तत्वों में कुछ तत्व ऐसे थे, जैसे 104 नंबर तत्व है, जो 104 नंबर, इसका नाम क्या लिखा है, रदरफोर्डियम लिखा हुआ है। ठीक है, ये तत्व सेम टाइम पर ही रूस ने खोजा था और रशिया ने खोजा था। तो अमेरिका वालों ने इसका नाम क्या लिख दिया, रदरफोर्डियम, और रूस वालों में नाम लिख दिया कुर्शोवियम। तो दोनों में हो गया झगड़ा। तो फिर IUPAC ने कहा भाई ये अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, अब क्या करेंगे कि जो 100 से या 100 से ऊपर वाले जितने भी तत्व होंगे उनका नाम हम रखेंगे। उसका रूल कर दिया उन्होंने फिक्स। तो अपने छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, वो लिख देते हैं ऊपर, यहाँ पर लिख देता हूं, परमाणु क्रमांक 100 से 100 या 100 से अधिक वाले तत्वों का नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, अपने को सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, या छोटी मोटी बातें और याद रख लेंगे। देखो, इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। 0 को बोलते हैं नील, 0 को क्या बोला जाता है, नील। A को क्या बोला जाता है, अन, नील के लिए N लगता है, N के लिए U। 2 के लिए क्या बोला जाता है, बाई, B। 3 के लिए क्या बोला जाता है, ट्राई, T। 4 के लिए क्या बोला जाता है, बोलो बच्चों। इसी टाइप से ऐसे करते हुए अपने को कहाँ तक लिखना है, अपने को लिखना है 9 तक लिखना है। ठीक है, कहाँ तक लिखना है, 9 तक लिखना है, और आपको आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो लिख देता हूँ मैं। 4 के लिए क्वाड यानी Q आएगा। 5 के लिए पेंट, क्या आएगा, P आएगा। 6 के लिए हैग्स, क्या आएगा, H आएगा। 7 के लिए क्या आएगा, हेप्ट, सेप्ट सॉरी, सेप्ट, S आएगा। 8 के लिए ऑक्ट आएगा यानी O। ठीक है, 9 के लिए क्या आएगा, नॉन आएगा यानी N आएगा। क्लियर है, बहुत ही आसानी से आप इसे याद रख ले सकते हो। क्लियर, और अपने चेंज करते हैं, इन लिख देते हैं और E आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर इन, 9 के लिए इन और यहाँ E लगा देंगे। क्लियर, अब देखो, तो 100 से ज़्यादा वाले तत्वों में अपने को 0 से लेकर 9 तक का पता रहना चाहिए। 0 को नील, 1 को N, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, ऐसे। ठीक है, सबसे पहले ये लिखते हैं। क्लियर, और अंत में अनुलग्न EM लगा देते हैं, लगा देते हैं। अब रूल करेंगे जो आपको उदाहरण से समझ में आएंगे। ठीक है, अब उदाहरण है अपने पास, वो है 101। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रूल लिखते हैं। सबसे पहले प्रथम संख्या का नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं। तो A का नाम क्या है, अन। ठीक है, उसके बाद बाकी संख्याओं के नाम लिखते हैं, बाकी संख्याओं के नाम लिखते हैं। तो अपने पास क्या था,
101, 101। तो पहले वाले का नाम क्या है? अन। 0 को क्या बोलते हैं? नील। और 1 को क्या बोलते हैं? अन। क्लियर? और अंत में अनुलगन, अनुलगन इयम लगाते हैं, लगाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इयम। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ? अन नील, नीलियम। और प्रतीक क्या लिखना होगा? प्रतीक में क्या होगा? सिंपल था है, प्रतीक में अन का यू, नील का एन और यू, ये इसका प्रतीक, ये आंसर है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, और वो एग्जाम्पल ये है अपने पास 117 नंबर 117। 117 नंबर का नाम है अन, अन। और 7 नंबर पर क्या होता है? सेप्टियम या सेप्ट। गुड। और प्लस क्या लगा देते हैं? ईएम। तो नाम हो गया इसका एन, अन सेप्टियम। प्रतीक क्या हो गया? यू, यू एस। तो इस तरह से अपने किसी भी यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक क्या है 100 से ज़्यादा हो, उनका नामकरण कर सकते हैं। पहला नंबर है अपने पास 100, दूसरा अपने पास है 107, तीसरा अपने पास 106, चौथा अपने पास 111, पांचवा अपने पास 121। इन तत्वों के आपको नाम लिखने हैं। कल अपने इस चैप्टर को फर्दर आगे करेंगे स्टार्ट, ताकि आपको बेसिक बेसिक बातें और पढ़ने को मिलें। ये चीज़ें आपने कहाँ तक पढ़ी है? 10th क्लास में भी पढ़ी है, इसलिए आप आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आए उसके लिए अपने क्या है, सभी आपके साथ तैयार खड़े हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।